गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये लेक्चर अगला देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वेग वर्णकारी पढ़ने वाले हैं। तो वेग वर्णकारी देख लीजिएगा बेटा, क्या होता है। सबसे पहले जैसे ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र है, उसमें एक्स की दिशा आई कैप की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैप की दिशा है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जे कैप की दिशा है। ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ये हमें एक्स की दिशा दे रखी है, ये यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और जो ये आपकी ओर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसको आप अपने हाथ में ऐसे पेन लेके जरूर करिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, फिक्स है। तो अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि नीचे कौन सी प्लेट होगी, ऐसे मानिए नीचे माइनस प्लेट होगी, ऊपर प्लस प्लेट होगी, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब कोई आवेशित कण है Q, ये इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में। तो मान लीजिए कि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में ये प्लस Q आवेश है और वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर होने का मतलब, ऐसे महसूस करें कि यहां पर प्लस प्लेट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक, अब प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस। कैसे ध्यान रखेंगे बेटा, प्लस आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे निकलती हैं और माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। तो ये प्लस प्लेट है, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और माइनस में प्रवेश करेंगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब ये कोई आवेश यहां प्रवेश करता है, तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, इस पर देखिए ऊपर की ओर बल लगेगा, क्योंकि प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस। तो ये आवेश ऐसे ना चल के ऐसे मुड़ने लगेगा। तो मुड़ने लगेगा, इसका मतलब है, अब इसको भूल जाइए, थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए बताए थे, ये प्लेटें आप भूल जाइए। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है F वैद्युत, वो जे कैप की दिशा में लगेगा, और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F = QE। अब इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र के कैप की दिशा में, ऐसे सोचिए बेटा, ऐसे सोचिए, पेन ऐसे ले लीजिएगा तो ही समझ में आएगा। अब आवेशित कण को एक्स की दिशा में लाइए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हथेली करिए। चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर है ना, तो अंगूठा किधर जा रहा है बेटा, नीचे की ओर। तो इसका मतलब चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। फिर से देखिए, ये के कैप है, ये जे कैप है, ये आई कैप है। आई कैप की दिशा में आवेशित कण गतिशील है, के कैप की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, और जे कैप की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। तो जब कोई आवेशित, अब वैद्युत क्षेत्र तो बता चुके कि वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा, तो अब हम चुंबकीय बल बताना चाहते हैं किधर की ओर लगेगा। तो देखिए, आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र, वो एक्स अक्ष की दिशा में ले जाइए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हथेली को मोड़िए, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो F चुंबकीय माइनस जे कैप की दिशा में कार्य करेगा। अब देखिएगा, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में साथ साथ गतिशील होता है, तो उस पर लॉरेंज बल लगता है। ये तो हमने एक हाथ से ही प्रूव कर दिया। अब दूसरा तरीका, हम आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे बेटा। तो देखिएगा, F लॉरेंज इक्वल्स F वैद्युत प्लस F चुंबकीय। F वैद्युत क्या है बेटा, QE, लेकिन किधर है वैद्युत क्षेत्र, जे कैप की ओर, प्लस Q वैद्युत बल का होता है V क्रॉस V। बेटा V की दिशा, जो वेग की दिशा है, वो I कैप की दिशा है, तो V I कैप लिख सकते हैं, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा V क्रॉस B होता है ना, ये के कैप की दिशा में है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, QE
जे कैप प्लस क्यू छोड़िए वीबी का गुणा कर दीजिए, वीबी हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, आई क्रॉस के निकालना है, बड़ा सिंपल है। आई क्रॉस के, आई की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ, के की दिशा में मोड़ो, अंगूठा किधर जा रहा है, माइनस जे की तरफ। तो आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, तो ये एफ लॉरेंज है। अब इसके बाद यहां पे हम चाहे तो क्यू कॉमन ले सकते हैं, ई माइनस बीबी, और जे कैप भी कॉमन ले लिया है। जे कैप कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला इससे प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में जो लगने वाला लॉरेंज बल है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये इक्वल जीरो, क्यू लॉरेंज वाला कितना है, ई माइनस वीबी जे कैप इक्वल जीरो। तो ये जे कैप और क्यू इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो ई माइनस वीबी इक्वल जीरो। तो वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई उधर जाएगा, वीबी उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई अपॉन बी। ये ध्यान रख लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात उसका वेग कहलाएगा। ये किस वेग से जाएगा, तो आंसर है जिस हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग आपने वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा देंगे, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ाएंगे, तो वेग नियत रहेगा। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र जितना प्रबल होगा उतना ही वेग अधिक होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जितना कम होगा उतना वेग अधिक होगा। तो वेग बढ़ाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र बढ़ा देना चाहिए, और वेग बढ़ाना है तो चुंबकीय क्षेत्र घटा दो, तब भी वेग बढ़ जाएगा। तो ये इसकी क्रॉसित अवस्था कहलाती है। तो जब क्रॉसित अवस्था किसे कहते हैं, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में गतिशील होता है, तो उस पर वो देखिए, ना तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, ना वैद्युत बल के, वो चुंबकीय बल की दिशा में जाएगा, वो एक नियत मान प्राप्त कर लेता है। तो इसी अवस्था को क्या कह देते हैं बेटा, क्रॉसित अवस्था। इसी को क्या कह देते हैं, क्रॉसित अवस्था। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। तो क्रॉसित अवस्था में लिख लीजिएगा कि जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, तो ये अवस्था क्रॉसित अवस्था कहलाती है। तो ये वेग वर्णकारी है, इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी से वीडियो पॉज करके। अब इसका क्या क्या उपयोग है बेटा, तो ई बाई एम का मान ज्ञात करने में उपयोग क्या है, ई बाई एम का मान ज्ञात करने में, और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में। अब ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर अभी आपको पढ़ना नहीं है। ई बाई एम आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मिलिकन तेल बूंद प्रयोग था, तो उसमें ई बाई एम का मान ज्ञात किया था। या फिजिक्स में जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें ई बाई एम को हमने विशिष्ट आवेश कहा था। क्यू बाई एम कह लीजिए या ई बाई एम कह लीजिए, उसको हमने विशिष्ट आवेश कहा था। तो ये विशिष्ट आवेश है, इसका मान ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम लोग इरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। इसको पढ़ने का क्या फायदा होगा बेटा, आपको साइक्लोट्रॉन समझ में आ जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन देखिएगा,
ये थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ऐसे 2 डी रखे हैं ऐसे, जैसे ये प्लेट है, इसे बीच से आप कट कर दीजिए तो इनको दोनों को सेपरेट कर दीजिए तो ये ऐसे होंगे। तो ये इनको, ये धातु के होते हैं, इनको डीज कहते हैं, डीज, DEES, डीज। अब इसके बाद यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दीजिए। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ऐसा ही एक चुंबकीय क्षेत्र यहां लगा दीजिए। ये मान लीजिए साउथ पोल है बेटा। अब इसके बाद यहां पे एक एसी स्रोत जोड़ना है जिसकी वोल्टता 10⁴ वोल्ट और इसकी आवृत्ति 10⁶ हर्ट्ज होनी चाहिए। ये ऐसा होगा तभी आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब इसी के क्रम में होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट यही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसी के क्रम में अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसको घटाएंगे तो इसको भी घटा देना है, इसको बढ़ाएंगे तो इसको भी बढ़ा देना है। ये अनुपात 100 ही आना चाहिए। तो अगर अनुपात 100 है तो जिसको भी आप कितना भी बढ़ा दें कितना भी घटा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अनुपात 100 ही क्यों रखते हैं इसकी चर्चा की जाने वाली है। तो अब ये देखिएगा, अब चुंबकीय क्षेत्र, इसको ऐसे मानो ये तल में रखा हुआ है ऐसे। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर होता है? नॉर्थ से साउथ। तो इसमें ऐसे मान सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा, एक लाइन से हमने दिखाया है। होने को तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रेखाएं होंगी लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं 2D में, ये तो 3D में आपको दिखाया, 2D में देख लो बेटा। ऐसे ये क्रॉस बनाने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? अंदर की ओर है। अब इसके बाद देखिए, अगर ये डी बनाने हैं तो इनको ऐसे सिंपली ऐसे बना सकते हैं। ये डी हो गया, ये डी हो गया, इनको एसी स्रोत से जोड़ दीजिए, प्रत्यावर्ती एसी स्रोत से। अब ये चित्र और ये चित्र सेम है, इसमें नॉर्थ साउथ अपने आप ही इसके कारण हमने यहां पे बनाया है, यहां पे दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसी वैद्युत चुंबकीय युक्ति। क्या कहा? ऐसी वैद्युत चुंबकीय युक्ति जिसकी सहायता से धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। फिर से बोलिएगा, ऐसी वैद्युत चुंबकीय युक्ति जिसकी सहायता से धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसकी सहायता से सिर्फ धनावेशित कणों को ही क्यों उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसको आप अभी आगे समझेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए। हाँ, इसकी खोज किसने की थी? तो लॉरेंस और लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। लॉरेंस और लिविंगस्टन। लॉरेंस और लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। अब इसमें देखिएगा बेटा, अब यहां पे सबसे ज्यादा समझने लायक जो विषय है वो ये है कि यहां पे जो ये नाम मिटा रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। जो एसी स्रोत लेते हैं, एसी में देखिएगा ऐसा ऐसा होता है, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। समझ लीजिएगा कि आपके घर में जो बल्ब लगे होते हैं 1 सेकंड में 50 बार जल रहे होते हैं, 50 बार बुझ रहे होते हैं, मतलब 50 बार ये पॉजिटिव हुआ है, 50 बार निगेटिव हुआ है। ठीक, तो 50 बार अगर पॉजिटिव हुआ है, 50 बार निगेटिव। एलईडी ऐसा काम नहीं करते क्योंकि वो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पहले बल्ब लगाए जाते थे वो 50 बार जलते थे, 50 बार बुझते थे, क्योंकि 50 पॉजिटिव 50 निगेटिव। देखिए ये टोटल हमारे घरों में जो आवृत्ति आती है 50 हर्ट्ज की आती है, और यहां पे हमने इतनी तगड़ी आवृत्ति ले रखी है। घरों में आवृत्ति कितनी आती है बेटा? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये होता है कि 50 बार पॉजिटिव 50 बार निगेटिव ऐसे करके हुआ होगा, तो टोटल 100 बार कोई फिनोमिना हो रहा है। तो ये कितना वेव बनाना है? 1 2 3 4। अगर इसको एक वेव मानते हैं तो वैसे 50 बार बनाना है। सिर्फ किसके लिए? जब 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। यहां तो 10⁶ हर्ट्ज आवृत्ति है, तो मतलब ये बहुत तेज होने वाला है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है वो बहुत स्पीड में होगा।
अब यहाँ पे वोल्टता बहुत उच्च रखी जाती है, वोल्टता उच्च रखी गई है, आवृत्ति उच्च रखी गई है, तो इसको समझिएगा कि इसमें धातु के दो खोल होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं, डी आकार के धातु के खोल होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है और इनका संयोजन एक प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है जिसकी वोल्टता 10⁴ वोल्ट और उसकी आवृत्ति 10⁶ वोल्ट रखते हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, हम वही बोल रहे हैं जो हमने चित्र में बनाया है। अब उसके बाद इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत हो। आप खुद ही से देखिए, यहां पे वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया है इस तल में और चुंबकीय क्षेत्र किस तल में है, इस तल में। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो अभी हमने लंबवत वाला केस पढ़ लिया ना, क्रॉसित अवस्था। तो लंबवत में अब देखिएगा, अब इसकी क्रियाविधि, माना कोई धनावेशित कण है, अब इसको समझिएगा, ये एसी का ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होगा तो एक टर्मिनल निगेटिव होगा। ध्यान देना बेटा, ये संयोजन है तो ये पॉजिटिव है तो एक टर्मिनल पॉजिटिव मान लीजिए, तो एक टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव। तो एक डी पॉजिटिव एक डी निगेटिव हो जाएगा, मतलब धनावेशित और ऋणावेशित हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, इसको हम D1 कह रहे हैं, इसको D2 कह रहे हैं। तो अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो ये किधर की ओर आकर्षित होगा, माइनस की ओर, माइनस की ओर की प्लस की ओर। तो आंसर है प्लस माइनस की ओर आकर्षित होगा, ऐसे चलेगा। तो जैसे ही कोई आवेश, देखिए ये प्लेट है, इसमें जैसे ही कोई आवेश ऐसे चला और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, तो अगर ये ऐसे चला, कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो अभी कल वाले डेरिवेशन में हमने किया था कि उसकी दिशा वृत्तीय हो जाती है। क्या कहा था बेटा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी दिशा कैसे हो जाती है, वृत्तीय हो जाती है। खुद ही सोचिए कैसे, ऐसे प्रवेश कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है मान लीजिए, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, नीचे की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो उंगलियां यही मोड़ दीजिए, तो अंगूठे पे इधर बल लगा, मतलब अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब आवेशित कण जो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, उस पर इधर की ओर बल लग जाएगा ना। तो ऐसे इधर की ओर बल लगा, तो सपोज अब इधर है ये आवेशित कण, अब ऐसे चारों उंगलियां ले जाइए, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है तो अंगूठा मेरी ओर है ना, तो अब ऐसे ये मुड़ा, ऐसे करके ये चारों तरफ, ऐसे आप देख सकते हैं चारों तरफ, तो ये वृत्ताकार मार्ग धारण कर लेगा। तो अब कुल मिला के ये ऐसे वृत्तीय जैसे होगा तो इसकी आवृत्ति इस प्रकार सेट करनी है। इसीलिए हमने कहा वोल्टता और आवृत्ति को बहुत व्यवस्थित करना होता है, 100 के अनुपात में लेना होता है। तो जैसे ये वृत्ताकार मार्ग धारण करके यहां पहुंचे ना बेटा, इसका ये इतना भाग बीत जाना चाहिए। इतना भाग जब बीत गया तो आप सोचो, ये निगेटिव है, ये पहले वाले को हम मानते थे ना, जो ये पहले होता था। तो अब ये टर्मिनल क्या हो गया, निगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब ये किधर की ओर भागेगा, निगेटिव की ओर, तो इधर गया। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो वृत्तीय हो जाएगा। फिर जैसे ये इनके बीच में पहुंचा, तब तक ये वाला भाग बीत गया। अब ये वाला भाग बीत गया का मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो ये इसमें जाएगा। फिर जैसे यहां बीच में पहुंचता है, ये वाला भाग बीत गया, अब ये निगेटिव हो गया। पहला वाला जो यहां पे पहले होता है वही होता है, तो ये पहला वाला यहां निगेटिव हो गया और दूसरा पॉजिटिव, तो इसका मतलब फिर ये निगेटिव की तरफ आकर्षित होगा। इस तरह से इसका मार्ग क्या हो जाएगा बेटा, लगातार 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 उच्च वेग प्रदान करके यहां पे लास्ट में विक्षेपक प्लेटें लगा दी जाती हैं। विक्षेपक प्लेटों में ये क्या होता है, ना तो अब ये इधर की ओर मुड़ेगा ना इधर, ये सीधा मार्ग हो जाएगा और यहां पे उच्च वेग से ये आयन या जो धनावेश है वो हमको प्राप्त होते हैं। अब इसका काम क्या है बेटा, जैसे कैंसर वैंसर का इलाज करना है तो मतलब आपको सेल्स डैमेज करने होते हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि रेडिएशन नॉर्मल डाल देंगे। तो उच्च ऊर्जा प्रदान करके जब आयन जाएगा तो वहां पे जब वो उससे टकराएगा तो उसे क्षतिग्रस्त कर देगा। तो क्रिया विधि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्वप्रथम किसी धनावेशित कण को दोनों डी के मध्य में लेते हैं, जब प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं, इसको फिर से देख लीजिएगा, तो प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं तो D1 पॉजिटिव तथा D2 निगेटिव पर आ जाता है।
अब धनावेशित कण D2 की ओर आकर्षित होता है और जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है और उसको आवृत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जब उसका अर्ध भाग बीतता है तब तक धनावेशित कण उनके मध्य में आ जाता है। अब D1 ऋणात्मक पर आ जाता है और D2 धनात्मक पर आ जाता है और पुनः ये धनावेश D1 की ओर आकर्षित होकर वृत्ताकार मार्ग धारण कर लेता है। इस प्रकार आवेशित कण की ऊर्जा यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और आवेशित कण की ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है, तो उसे हम अपने अनुसार उच्च वेग प्रदान करके हम विक्षेपक प्लेटों की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। प्रथम अर्ध चक्र में इसको प्राप्त ऊर्जा QV है, तो द्वितीय अर्ध चक्र में फिर QV प्राप्त हो जाएगी, तो टोटल ऊर्जा कितनी प्राप्त हो जाएगी बेटा? 2QV। टोटल ऊर्जा कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2QV। तो n चक्करों में कितनी प्राप्त हो जाएगी? सपोज n चक्कर लगाता है, एक चक्कर में QV ऊर्जा प्राप्त हो गई, तो दो चक्कर में एक चक्कर में 2QV, क्योंकि आधे में QV अगले आधे में QV, तो टोटल एक चक्र में कितना? 2QV। तो दो चक्र में 4QV, तीन चक्र में 6QV, ऐसे n चक्र में n इंटू 2QV, इतनी ऊर्जा उसको मिल जाएगी। ठीक, अब इसके संतुलन की स्थिति में वही गणना जैसे हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आवेश की गति के लंबवत है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अब चूंकि थीटा 90 डिग्री है तो साइन F इक्वल्स क्यू वी बी साइन 90, तो क्यू वी बी हो गया बेटा, क्यू वी बी F इक्वल्स, ये समीकरण 1। अब जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग धारण करता है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो F अभिकेंद्रीय, भाषा लिख देना, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो F अभिकेंद्रीय बराबर mv²/r। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 व 2 से QVB बराबर mv²/r। अब यहां पे देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया है। अब आप यहां पे वेग निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर वेग और त्रिज्या निकल गई तो आवृत्ति निकल जाएगा, आवर्तकाल निकल जाएगा, कोणीय आवृत्ति निकल जाएगी। ये सब हमने पहले भी कैलकुलेट किया, फिर से निकालते हैं। तो पहले सबसे त्रिज्या निकालते हैं, पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या। ये डेरिवेशन ऐसा लग रहा होगा आपको, रिवीजन हो रहा होगा। तो r इधर गया बेटा, QB नीचे आ गया, तो mv/QB। कण का वेग, कण का वेग v इक्वल्स, v चाहिए हमको, तो QBr इधर कर दीजिए अपॉन m, QBr/m। कैसे? हमको चाहिए था वेग, तो mv को इधर छोड़िए, r को इधर गुणा कर दीजिए, तो QBr इक्वल्स mv, तो m बटे में आ जाएगा, तो QBr/m हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम वेग निकाल चुके हैं, ये थोड़ा सा जगह की जरूरत है इसलिए मिटा दिया है। अब वेग निकाल चुके हैं तो आवर्त काल निकाल सकते हैं। आवर्त काल होता है कैपिटल T, समय बराबर दूरी, दूरी बटे वेग या चाल। तो दूरी कितनी है? एक वृत्ताकार मार्ग अगर गति करता है तो 2πr, दूरी कितनी होती है एक वृत्त पे? 2πr, और वेग कितना है? v। अब 2π, चाहे r का मान रख दो चाहे v का मान रख दो, तो चलो हम लोग v का मान रख देते हैं। v का मान कितना है? QBr/m, r से r कैंसिल आउट हो गया, 2πm/QB। आवर्तकाल मिल गया, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है बेटा? 1/आवर्तकाल। आवृत्ति न्यू से प्रदर्शित करेंगे तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल ये जितना आया उसको पलट दीजिए, तो न्यू पता चल जाएगा 2πm/, सॉरी पलट देना, उल्टा कर देना है, तो QB/2πm, ये आवृत्ति हो गया बेटा। अब कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति
ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा? 2 पाई न्यू। तो 2 पाई पता है, न्यू का मान रख दीजिए क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्यू बी अपॉन एम। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, तो फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। जैसे ही आप इसे नोट कर लेते हैं, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो तो इसमें जो इसके वेग का मान है, सॉरी, जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है वो वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। अब इसके बाद एक हेडिंग डाल लीजिए, साइक्लोट्रॉन की अनुनादी अवस्था। जल्दी से लिखिए। तो वह अवस्था जिसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, क्या हमने बोला? वह अवस्था जिसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, यह आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता है, लेकिन इसकी आवृत्ति क्या है? 10⁶ हर्ट्ज। तो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। मतलब साइक्लोट्रॉन में जो कण है ना, वो भी 10⁶ राउंड करने लगे तो आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? अनुनादी अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं? अनुनादी अवस्था। अब आवेशित कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है हम लोगों को। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, बेटा यहां पे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स क्या होता है? हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा हाफ m, v का मान कितना है बेटा? ये है QBr अपॉन m का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाफ m Q² B² R² अपॉन m²। एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो Q² B² R² अपॉन 2m। अगर एक चक्र में आवेशित कण को QV, आधे चक्र में आवेशित कण को QV ऊर्जा, तो एक पूर्ण चक्र में 2QV। तो ऐसे n चक्र में आवेशित कण की कुल ऊर्जा, n चक्कर में आवेशित कण की कुल ऊर्जा, या कुल ऊर्जा ही लिख दीजिए, तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ये भी हो जाएगा n इंटू 2QV। ओके, तो ये भी गतिज ऊर्जा है, ये भी गतिज ऊर्जा है, तो इन्हें आपस में बराबर कर दीजिए। समीकरण कुछ मान लीजिए, अगर नहीं माना हो तो 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? n इंटू 2QV इक्वल्स Q² B² R² अपॉन 2m। तो V से, सॉरी, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो यहां n इक्वल्स मिल जाएगा Q B² R² अपॉन 2 2 4 हो गया, और mv आ जाएगा। ये नंबर मिल जाएगा कितने, जो इसका नंबर है वो किस हिसाब से निकालेंगे इसमें, कि कितने चक्कर ये लगा देता है 1 सेकंड में। तो ये आपको पता चल गया बेटा, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब साइक्लोट्रॉन का उपयोग देख लीजिए। तो अब हमने देखा है कि नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा चाहिए, तो नाभिक में इसे आरोपित करके नाभिक तोड़ सकते हैं। आयन, जैसे आपने केमिस्ट्री में ठोस अवस्था पहला चैप्टर पढ़ा होगा लंबे समय तक, तो उस ठोस अवस्था चैप्टर में आपने ये देखा होगा कि जब आयन आरोपित करते हैं तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। आपने बहुत सारे डिफेक्ट पढ़े होंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और फलाना डिफेक्ट, ढिमका डिफेक्ट, ऐसे। तो उसमें आयनों में हम उच्च ऊर्जा प्रदान करके अगर इसे आरोपित कर दें ठोसों में, तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। और हमने बताया रेडियो एक्टिव गुणधर्म का इसी को उपयोग करके जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कैंसर के इलाज में।
अब इसकी सीमा क्या है, इसकी लिमिट क्या है? इसकी सहायता से ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता या कम द्रव्यमान के कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता। और इसकी सहायता से कोई उदासीन कण है जैसे न्यूट्रॉन, उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन, इसे भी त्वरित नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी प्रॉब्लम है बेटा। हाँ, इसमें नोट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका हमने डिस्क्रिप्शन जितना हुआ आपको हमने बता दिया है। तो ये इसमें ध्यान रख लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से एकदम खूब बढ़िया से मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।